हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार दुबे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल 11 शिवम दुबे ब्लॉग में। आज का हम लोगों का ब्लॉग है वैष्णो देवी यात्रा के विषय में। संपूर्ण यात्रा और सभी डिटेल्स को हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय को नष्ट न करते हुए अपनी यात्रा में ज़रूरी सामान, ज़रूरी कागजात और यात्रा कैसे करें और किस मौसम में करेंगे, किस समय करेंगे तो हमें स्नोफॉल मिलेगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर जो आप वैष्णो देवी यात्रा के लिए सोच रहे हैं और स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो आप अपनी यात्रा को दिसंबर लास्ट से लेकर के जनवरी तक करेंगे तो माता रानी की कृपा हुई तो स्नोफॉल जरूर मिलेंगे। यात्रा करने से पहले दोस्तों आप अपने साथ आधार कार्ड रख लें, सेकेंड डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले लें और ठंडी में जा रहे हैं तो गर्म कपड़े रख लें। गर्म कपड़ों के साथ साथ कुछ दवाइयाँ रख लें और पानी गर्म करने के लिए या गर्म रखने के लिए कोई बोतल ले लें। यात्रा जब आप स्टार्ट करते हैं, हम लोगों ने अपनी यात्रा को स्टार्ट किया था गोरखपुर स्टेशन से। हमारी ट्रेन अमरनाथ एक्सप्रेस गोरखपुर से निकल करके पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर में जाती है और जम्मू तवी से हम लोग बस की सुविधा लेते हैं। दो प्रकार के बस वहाँ पर मिलते हैं। एक बस था बड़ी बस, दूसरी बस थी छोटी बस जम्मू तवी से कटरा के लिए। तो एक का किराया था 120 रुपये, दूसरे का किराया था 100 रुपये। तो हम लोग बस से जाते हैं और कटरा पहुँचते हैं। कटरा पहुँचने के बाद रात को हम लोग वहीं कटरा में होटल में रुकते हैं। होटल में रुकने के बाद सुबह 4 बजे से हम लोग यात्रा स्टार्ट करते हैं। यात्रा स्टार्ट करने के बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी तो हम लोगों ने रेनकोट वहीं से 100 रुपये के रेनकोट, दो तरह के रेनकोट आते हैं, एक 50 एक 100 रुपये, तो 100 रुपये के रेनकोट हम लोगों ने लिए और रेनकोट लेकर के पहन करके हम लोगों ने सुबह 4 बजे यात्रा स्टार्ट किया। दोस्तों, यात्रा करने से पहले आप या तो साइन बोर्ड पर जा करके रैपिड कार्ड ले लें या फिर गेट पर जाएंगे, कटरा स्टेशन पर भी मिल जाएंगे आपको रैपिड कार्ड, या फिर वैष्णो देवी गेट पर जाएंगे यात्रा स्टार्ट करने से पहले तो आपको कार्ड मिल जाएंगे। तो हम लोग दोस्तों वहाँ से जाने के बाद दो मार्ग मिलते हैं, एक ताराकोट मार्ग और एक बाणगंगा मार्ग। ताराकोट मार्ग पर आधुनिक सुविधाएं हैं, जैसे कि वाहन की सुविधा है, लेकिन ये मार्ग थोड़ा सा लंबा है। और दूसरा मार्ग है बाणगंगा मार्ग, जिस पर पालकी की सुविधा है और घोड़ों की सुविधा है। तो बाणगंगा मार्ग पुराना मार्ग है, इसलिए हम लोगों ने पुराने मार्ग को चुना और हम लोग पैदल यात्रा करने के लिए तत्पर हुए। बाणगंगा में जाते हैं दोस्तों। बाणगंगा में पहले हम लोग स्नान करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वैष्णो माता जब भैरव दौड़ा रहे थे उन्हें और वैष्णो माता जा रही थी तो वहीं पर रुक करके उन्होंने अपने केस को धुला था। और एक मान्यता यह भी है कि हनुमान जी को जब प्यास लगी थी तो हनुमान जी वहीं पर पानी रुक करके पिए थे। वैष्णो माता जी ने वहाँ पर बाण से बाणगंगा को निकाला था। तो आगे की बात दोस्तों हम लोग करते हैं। जैसे आगे बढ़ते जाते हैं स्नान करने के बाद तो हम लोग पहुँचते हैं अर्धकुंवारी में। तो दोनों मार्ग दोस्तों, पुराना मार्ग और नया जो मार्ग है ताराकोट मार्ग, जा करके अर्धकुंवारी में मिल जाता है। अर्धकुंवारी पे दर्शन होते हैं। अर्धकुंवारी के दर्शन करने के बाद चाहे आप तो वहाँ पर रुक भी सकते हैं, नहीं रुकना चाहते हैं तो आप अपनी यात्रा को जारी रखें। यात्रा जारी रख करके हम लोग पहुँचे रात को माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उनके भवन में। तो भवन में जाने से पहले ही दोस्तों माता रानी की कृपा हुई और हमें स्नोफॉल देखने के लिए मिला। और स्नोफॉल में हमारे मित्र लोग खूब एंजॉय किए और माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो अगर जो आपको स्नोफॉल देखने की इच्छा है और वैष्णो माता के दरबार में जाने की इच्छा है तो आपको मैं प्रीफर करूंगा कि दिसंबर लास्ट से लेकर के 25 जनवरी के बीच में जाएं। इस बीच में स्नोफॉल मिल जाते हैं। क्योंकि डेट वेरी करते रहते हैं हर साल, तो एक्चुअल डेट बताना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग जाते हैं, वैष्णो माता के दर्शन होते हैं। तो वैष्णो माता के दर्शन से पहले ही आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और सारे चमड़े के सामान आपको साइन बोर्ड के द्वारा मिले लॉकर में जमा कर देनी होती है। तो हम लोगों ने साइन बोर्ड के द्वारा मिले लॉकर में उसको जमा कर दिया। दोस्तों, अगर जो आपके साथ कोई बच्चा है तो बच्चे को ले जाने से पहले उसको गर्म कपड़े जरूर पहनाएं और लेकर जाएं गर्म कपड़े। और ठंडी के नाते साइन बोर्ड की तरफ से सुविधा की गई कि जगह जगह पर आग और अलाव जलाए गए हैं, जिससे भक्तों को, यात्रीगण को परेशानी न हो।
तो ये सारी चीज़ें साइन बोर्ड ने व्यवस्था की हुई है। और वहीं दोस्तों रास्ते में ही गुलशन कुमार का प्रसाद के लिए जो चाय और चने मिलते हैं, रास्ते में पड़े, हम लोग जा कर के आते टाइम उसको भी प्रसाद को ग्रहण किया। वैष्णो देवी के गुफा का दर्शन करने के बाद हम लोग निकले भैरव बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब भैरव को अपनी गलती का एहसास हुआ, माता रानी ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, तो माता माता करके भैरव रोने लगा। तो माता रानी से क्षमा मांगा, तो माता रानी ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे भैरव, जो मेरे दर्शन करेंगे यात्रा के दौरान और आपके दर्शन नहीं करेंगे तो उनकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो जब भी जाएं तो वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद उनके भैरव बाबा के भी दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों ऐसे हम लोगों की यात्रा रही। दर्शन करने के बाद हम लोगों को जोरों से भूख लगी थी, तो वहीं पर एक होटल में जा कर के हम लोगों ने चाय और नाश्ता किया। चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग धीरे धीरे वहाँ से वापस आना स्टार्ट कर दिए। अगर जो दोस्तों आपको वैष्णो देवी में यात्रा के लिए जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी ठंडी में, तो सबसे ज़रूरी बात कि होटल की सुविधा आपको साइन बोर्ड की तरफ से मिलती है, लेकिन वो 3 महीने पहले बुक कर ली जाती है। और हेलीकॉप्टर से अगर जो आपको यात्रा करने का मन है तो ठंडी में बहुत कम चांसेस होते हैं हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए, क्योंकि मौसम हर पल बदलते रहते हैं। तो अगर जो हेलीकॉप्टर से आपको यात्रा करनी है तो साइन बोर्ड पर जा कर के 3 महीने पहले ही वहाँ से टिकट बुक कर लें और गर्मी में यात्रा करें। ठंडी में कम ही चांस होते हैं। और भी ढेर सारी सुविधाएं बन गई हैं वैष्णो देवी यात्रा में। तो दोस्तों आपको कब जाना है वैष्णो देवी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें, नहीं पसंद आया है तो भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ब्लॉग्स को देखने के लिए। उसके बाद हम लोग दोस्तों वैष्णो देवी यात्रा करने के बाद वहाँ से निकलते हैं अपने दूसरे यात्रा के लिए। हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात और, अगर जो आप प्रसाद ऊपर जा कर के लेते हैं तो प्रसाद थोड़े से महंगे हैं। तो अगर जो आपका पॉकेट मनी कम है यात्रा के लिए तो मैं प्रीफर करूँगा आप नीचे से ही प्रसाद ले लें। हाँ, अगर जो सारी चीज़ें ठीक हैं तो जा कर के ऊपर आप प्रसाद ले सकते हैं। और खाने की बात होती है तो खाना आप ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिकुटा पर्वत के नज़ारे ऊपर से जाने के बाद अद्भुत नज़ारे होते हैं। ऊपर से हम लोग जब देखते थे बिल्डिंगों को तो बिल्डिंगें छोटी छोटी दिखाई देती थी, क्या अद्भुत नज़ारे हैं। और वैष्णो माता के कृपा की तो बात ही ना करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राम जी वैष्णो माता जी से वादा करके गए हैं कि कलयुग में आएंगे और उनसे विवाह करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।